हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट 2024 का फॉर्म यदि अभी तक आप लोगों ने फिलअप नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट भरने की 16 अक्टूबर है और इसका जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों आपका 15 दिसंबर को रखा गया है। तो दोस्तों 15 दिसंबर को आपको एग्ज़ाम है। दोस्तों देखा जाए तो समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। अक्टूबर आपका चल ही रहा है, इसके बाद नवंबर, दिसंबर में आपका एग्जाम ही है। तो समय आपके पास दोस्तों बहुत ही कम बचा हुआ है, 2 महीने से भी कम समय है। तो दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर लीजिए। यदि इस बार का आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं जो आपका 15 दिसंबर को है, तो हमारे इस चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों डेली हम आपको सुबह में 6 बजे आपको एक दोस्तों वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें दोस्तों हम आपको एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे, चाहे दोस्तों 1 to 5 का हो या 6 to 8 के लिए। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों हम आपको कराने जा रहे हैं 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों, जो आपका जूनियर का एग्जाम होता है 6 to 8 में, उसमें जो है सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस 60 प्रश्नों का एक टेस्ट है, इसको दीजिए और देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले हम इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध था। क्या प्रसिद्ध था? कपास प्रसिद्ध था। दूसरा ऑप्शन है सोना एवं बहुमूल्य पत्थर। तीसरा ऑप्शन है चांदी एवं तांबा और चौथा ऑप्शन है कंबल। आप लोग दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कंबल। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत में कंबल के लिए प्रसिद्ध था। ये उत्तर पश्चिम भारत जो है आपका कंबल के लिए प्रसिद्ध था। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। एम्फोरा एक था इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार या छिद्र युक्त बर्तन। दोस्तों ये क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। ये आपका एम्फोरा कहलाता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए दोस्तों हमने 60 प्रश्न लिया है तो विदाउट डिले इन प्रश्नों को देखते चलिए और आंसर जरूर बताते चलिए। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे खालिस्तान नाम से बुलाते थे। काला जादू, काला तबीस, काला पत्थर या काला सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काला सोना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे काला सोना नाम से बुलाते थे। अगला प्रश्न है कि रहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार में हुआ था। प्राग ऐतिहासिक काल से, प्राचीन काल से, मध्यकाल से या आधुनिक काल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्यकाल से। मध्यकाल में दोस्तों रहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार हुआ था। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान जो है दोस्तों की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र पाया गया है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया गया था। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, किसके लिए किया जाता था? जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था तब किया जाता था, या राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो तब किया जाता था, या हिरण का शिकार करने से पहले किया जाता था, या पुत्र के जन्म के लिए किया जाता था। आप लोग बताइए दोस्तों हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, कब किया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो तभी ये किया जाता था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चोल काल में व्यापारियों को संघ को खालिस्तान कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था ग्रामक, श्रेणी, नगरम या सभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेणी। चोल काल में व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, उड़िया से या मैथिली से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाली से। नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। पहले प्रश्न को दोस्तों पढ़ते हैं।
खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तरीय पश्चिम सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे के रूप में जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने दोस्तों उत्तर पश्चिम सीमांत में प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था जिसे किस रूप में जाना जाता है। इसमें दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है राम रहीम आंदोलन से नाम से, या खिलाफत आंदोलन के नाम से, या खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से, या पख्तून आंदोलन के नाम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुददार खिदमतदार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद खाली स्थान को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद खाली स्थान को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब? 15 अगस्त 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, या 1 जनवरी 1930 को, या 2 अक्टूबर 1930 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1930 को। सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों को दोस्तों जरूर तैयार करके जाइए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। बिग बियर एक उदाहरण है। एस्ट्रोनॉमी से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, खगोल विज्ञान से, कि बिग बियर एक उदाहरण है आकाश गंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का, या गैलेक्सी का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नक्षत्र मंडल का। बिग बियर जो दोस्तों है नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि। दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, दूसरा भाग नहीं दिखाई देता, ऐसा क्यों? चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, ऐसा। बी वाला ऑप्शन है दोस्तों कि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। तीसरा वाला ऑप्शन है कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। चौथा ऑप्शन है चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है दोस्तों, इसीलिए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है, घटता जाता है, समान रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, या घटता जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समान रहता है। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार दोस्तों समान रहता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपका जियोग्राफी से इधर पूछे जा रहे हैं। पृथ्वी दिन कहलाता है। पहला ऑप्शन है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। बी वाला ऑप्शन है ग्रीनविच का मानक समय। सी वाला ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। पृथ्वी दिन दोस्तों कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय आपका पृथ्वी दिन कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विषुव के दिन सूर्य की सीधे किरणें पड़ती हैं, किस पे पड़ती हैं? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, या आर्कटिक वृत्त पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें दोस्तों विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, ऐसा क्यों दोस्तों? 4 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरित है। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपका बताना है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, रॉकी, एंडीज या ऑल्प्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंडीज जो दोस्तों है पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है दोस्तों है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में, राजस्थान में। तो दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे चलते हैं दोस्तों, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं किस ओर दोस्तों? घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर या पठार से मैदान की ओर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, स्थल से समुद्र की ओर। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें होती हैं दोस्तों, स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी का फेफड़े कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़े कहा जाता है किसको? 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण आपके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन, नील नदी बेसिन या मिसिसिपी नदी बेसिन या अमेजन नदी बेसिन? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन नदी बेसिन। ये दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है दोस्तों, कौन? अमेजन नदी बेसिन, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, मलोका क्या है? इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मलोका क्या है? एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, एक वन्य पशु है या मलक्का का निवासी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह एक प्रकार का घर है। मलोका जो दोस्तों होता है यह एक प्रकार का घर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना खाली स्थान कहलाता है। संसाधन संरक्षण, सतत पोषणीय विकास, संसाधन प्रबंधन या विकास प्रबंधन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संसाधन प्रबंधन। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, ये संसाधन प्रबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि रक्षक मेखला की एक विधि है, किसकी विधि है? जल संरक्षण की, मृदा निर्माण की, बागवानी की या मृदा संरक्षण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मृदा संरक्षण की। रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक दोस्तों विधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा कि मध्य प्रदेश में स्थित भीम बेटिका एक पुरास्थल है। पूरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक या सूक्ष्म पाषाणिक? हिस्ट्री से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाणिक। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा पाषाणिक पुरावस्थल है। देखिए दोस्तों सभी प्रश्नों को देखते जाइए और जितने भी प्रश्न दोस्तों सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों जितने प्रश्न हैं टेस्ट में सभी को दोस्तों देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? ऋग्वेदिक काल में कौन से 3 देवता दोस्तों प्रमुख थे? तीनों देवताओं का दोस्तों नाम आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी कि इंद्र, वरुण तथा रुद्र ऋग्वेदिक काल के दोस्तों प्रमुख 3 देवता थे दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है कि संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप या भारत अरब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत यूरोप, यानी कि दोस्तों संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे भारत यूरोप कहते हैं।
देखिए दोस्तों, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर क्लास छोड़ करके दोस्तों जाएंगे तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको एग्जाम में कुछ इसी टाइप के प्रश्न मिलने वाले हैं, इसलिए दोस्तों सभी प्रश्न को जरूर देख करके जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? हिस्ट्री का क्वेश्चन दोस्तों, इतिहास का। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? इनाम गांव, बुर्ज होम, मेहरगढ़ या भीम बेटिका? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इनाम गांव में। इनाम गांव में दोस्तों जो है मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? पिपासा, तृष्णा, तन्हा या तीव्र इच्छा? देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तृष्णा। बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? तो दोस्तों इसको तृष्णा कहा गया है, तृष्णा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से इसकी, ये दोस्तों अर्थशास्त्र प्रश्न पूछा गया है। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से, इसकी बिक्री की ब्रांडिंग करने से, ए वाला ऑप्शन है। बी वाला ऑप्शन है बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से में इसे भिन्न करता है। सी वाला है उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है। और डी वाला ऑप्शन है उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों में इसे भिन्न करता है। देखिए दोस्तों, उत्पादों की अगर आप प्रोडक्शन की ब्रांडिंग करेंगे दोस्तों, तो बाजार में जितने भी प्रोडक्ट हैं उससे क्या हो जाएगा? डिफरेंट करता है, इसको अलग बनाता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 4 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान के जो आपका संविधान की दोस्तों प्रस्तावना होती है, इसे ही दोस्तों संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? लोकसभा के लिए एक भी नहीं, 2, 4 या 12? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक भी नहीं। लोकसभा के लिए दोस्तों एक भी सदस्य मनोनीत नहीं हो सकते हैं, जबकि राज्यसभा के लिए हैं दोस्तों। कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो दोस्तों 12 सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। राष्ट्रपति अपनी मर्जी अनुसार दोस्तों 12 सदस्यों का नॉमिनेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है किस आधार पे? दोस्तों 4 ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से बताइए चारों में से कौन सा होगा? सही हो जाएगा दोस्तों सी वाला, सबूतों के आधार पे। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ पंथ पर दोस्तों आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है दोस्तों? 4 ऑप्शन है, स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, और चौथा है सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर दोस्तों दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह इस पर किसी भी वाद विवाद पर चर्चा से बचे, सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे, न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए दलील दे, और उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरियों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों की विचार सबसे विविधता लिए हुए हैं? परिवार, विद्यालय, टेलीविजन या सहपाठी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेलीविजन।
नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखते हैं कौन सा इसका सही आंसर बताता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, नए विषयों पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, प्रोजेक्ट कार्य देना दोस्तों, यही सबसे बेस्ट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग इसका सही आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर विल बी दोस्तों हो जाएगा प्राथमिक स्रोत, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगली प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। एक शिक्षक क्लास 7 के छात्रों को गहन अध्ययन केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। कक्षा 7 के दोस्तों छात्रों को गहन अध्ययन केस स्टडी के प्रकरण देना चाहते हैं एक टीचर, एक शिक्षक। तो सबसे उपयुक्त क्या होगा, भूकंप होगा या भारत की प्रमुख फसलें होंगी या भारत के पाए जाने वाले खनिज होंगे या पृथ्वी की संरचना होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत की प्रमुख फसलें। तो दोस्तों जो एसएसटी के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 30 प्रश्न आपके दोस्तों डायरेक्ट आपके हिस्ट्री हो गया, आपका जीएस वाला जो पोर्शन आपका है, जैसे हिस्ट्री हो गया, आपका जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी से प्रश्न आ जाते हैं। बाकी 30 प्रश्न दोस्तों आपके पेडागॉगी शिक्षण पे आधारित होते हैं। इसका कोई तरीका नहीं दोस्तों, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपना माइंड सेट लगा करके ही आंसर आपको देना होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा कि वैयक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तर्कना, मुक्त, संगत, आत्म केंद्रितता या सामाजिक बुद्धि उत्तेजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुक्त संगत। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर क्या होगा। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। विभिन्न देशों में, अलग अलग कंट्री में दोस्तों भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। फ्लो चार्ट या तुलनात्मक चार्ट या समय रेखा चार्ट या वेन आरेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुलनात्मक चार्ट। तुलनात्मक चार्ट दोस्तों आपका बेस्ट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश की पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता या लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अवबोध। ठीक है, अवबोध इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। यानी कि दोस्तों इन चारों में से एक को छोड़ करके बाकी सभी आपके क्रिएटिविटी थिंकिंग के दोस्तों अभिलक्षण है। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ही, यानी कि दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य, ये दोस्तों सृजनात्मक चिंतन का विलक्षण नहीं है। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न दोस्तों बड़ा है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी वह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते। एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से दोस्तों इसको रीड करिए और आंसर को बताइए क्या होगा, आप क्या सोचते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 136 नंबर का इसमें प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना, जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सकें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट दोस्तों बना लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? कौन कौन से दोस्तों विषय हैं? तो दोस्तों आपका इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है एवं अर्थशास्त्र। यही आंसर सही हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न हमारा है कि मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है ज्ञान से, समझ से, अनुप्रयोग से या कौशल से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुप्रयोग से। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक। बच्चों को दोस्तों कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करे, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे, केवल बाल अपराध से संबंधित कानूनों की चर्चा करे, कानून के प्रति डर पैदा करे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे। यही आंसर आपका सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया प्रश्न है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? 4 ऑप्शन है दोस्तों, देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ही दोस्तों, विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण इंटरेस्टिंग गतिविधियों एक्टिविटीज द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बनाना। ठीक है दोस्तों, उसमें दोस्तों क्लास में इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज उनको करानी होगी। ठीक है, जिसपे बच्चे दोस्तों डीप थॉट कर सकें। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको बताना है कि संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा बी वाला, यानी कि प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था। यही आंसर सही हो जाएगा इसका। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? 4 ऑप्शन दोस्तों, देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। दोस्तों हमने आपको टाइम दिया है, इसका सही आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि? सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य दोस्तों क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जा सके। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि? 4 ऑप्शन दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। सभी प्रश्न दोस्तों हम आपके लिए आए एक मॉक टेस्ट के तौर पे और देखते हैं कितने प्रश्न आप सही करते हैं। सी वाला सही हो जाएगा, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आपका 46 नंबर कहाँ पे है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग, है कि राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, कब चलाया गया था? अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर, महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग लेकर और वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग लेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने को लेकर दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? आप लोग बताइए दोस्तों, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा। यानी कि चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली दोस्तों पार्टी जो उसके एमएलए होते हैं उन्हीं के द्वारा दोस्तों मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों भेदभाव से एक क्वेश्चन आपका पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेंडर बायस्ड से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आप में। लड़कियां केवल घर के काम कर सकती हैं, ये दोस्तों आपका लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। जेंडर बायस से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है और विकार से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इस क्लास का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने आज की क्लास में 60 प्रश्न कराए आपको, और इन 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हुए दोस्तों कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा।